अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू? होप यू ऑल विल बी फाइन, होप यू ऑल विल बी गुड। मेरा नाम है इमरान खान, आप सबको डॉक्टर हाकनम चैनल में वेलकम कहता हूँ। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं अबाउट बायो अवेलेबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बायो अवेलेबिलिटी क्या होता है, क्या क्या फैक्टर हैं जो कि बायो अवेलेबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, बायो एक्विवेलेंस क्या होता है, डोजिंग करते वक्त किसी मरीज को ड्रग्स देते वक्त हम किन किन फैक्टर्स का ख्याल रख रहे होते हैं, हम डिफरेंट रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन क्यों इख्तियार कर रहे होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम कॉपी और पेन लेके बैठ जाएं और लेक्चर को नोट करना स्टार्ट कर लें। सो मैं स्टार्ट करता हूँ बायो अवेलेबिलिटी से। फर्स्ट ऑफ ऑल बायो अवेलेबिलिटी की डिफिनीशन क्या है? बायो अवेलेबिलिटी इज द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेड डोज दैट रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन इन अनचेंज्ड फॉर्म। बायो अवेलेबिलिटी दरअसल वो फ्रैक्शन किसको बोलते हैं? हिस्से को, अमाउंट को। लेट्स सपोज मैंने 100 मिलीग्राम कोई भी टैबलेट दी, ठीक है, मैंने 100 मिलीग्राम टैबलेट दी, उसमें से 70 मिलीग्राम जो थी वो क्या हो गई, हमारे ब्लड तक पहुंच गई। सो फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? हिस्सा। कि 100 में से 70 मिलीग्राम जो थी वो क्या हो गई, हमारी ब्लड तक पहुंच गई। सो बायो अवेलेबिलिटी इज द फ्रैक्शन ऑफ एडमिनिस्टर्ड डोज। एडमिनिस्टर्ड डोज का मतलब क्या हुआ कि वो ड्रग जो हमने ली है, ठीक है, एडमिनिस्टर्ड का मतलब बॉडी के अंदर उसको एंटर करवाना। डेट रीच द सिस्टमिक सर्कुलेशन, जो कि कहां पहुंचेगा? सिस्टमिक सर्कुलेशन को पहुंचेगा। सिस्टमिक सर्कुलेशन का क्या मतलब हुआ? हमारे ब्लड वेसल्स तक पहुंचेगी इन अनचेंज फॉर्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अनचेंज फॉर्म। लेट सपोज मैंने दी है मॉर्फिन, ठीक है, लेट सपोज आप समझे मैंने कोडीन दी है, ठीक है, क्या दिए मैंने? कोडीन दी है, ठीक है। कोडीन हमारे पास एक ड्रग है, ये हमारी बॉडी में जाती है, ये मेटाबोलाइज हो किससे क्या बनता है? मॉर्फिन बन रही होती है। मतलब थोड़ी बहुत अमाउंट जो होती है वो कोडीन की किस में चेंज हो रही है? मॉर्फिन में चेंज हो रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? मॉर्फिन भी तो हमारे ब्लड तक पहुंचेगी। सो लेट्स सपोज मैंने दी थी इसको 100 मिलीग्राम, मैंने क्या दी थी? 100 मिलीग्राम कोडीन मैंने ऑरली कोई टैबलेट दी थी, ठीक है। इसके अंदर लेट्स सपोज 60 मिलीग्राम हमारे ब्लड तक पहुंच गई। इस 60 मिलीग्राम के अंदर मैं कहता हूं कि 20 मिलीग्राम जो थी वो किस में कन्वर्ट हो गई है? मॉर्फिन में कन्वर्ट हो गई। पीछे कोडीन कितनी मिलीग्राम रह गई? 60 से अगर हम 20 को माइनस कर ले तो हमारे पास 40 मिलीग्राम रह जाती है। ये जो 40 मिलीग्राम है ये कोडीन ही है। इसका मतलब क्या है कि ये 40 मिलीग्राम कोडीन चेंज नहीं हुई है। सो वो अमाउंट ऑफ ड्रग जो हमारे ब्लड में पहुंचती है विदाउट चेंज फॉर्म, अनचेंज फॉर्म, ठीक है, बात समझ में आ रही है? वो अमाउंट ऑफ ड्रग जो हमारे ब्लड तक पहुंचती है विदाउट अनचेंज फॉर्म, मतलब अगर उसके अंदर कोई तगय्युरात ना हो, उसके अंदर कोई चेंजिंग ना आई हो, उसको हम क्या बोलते हैं? ये क्या है? बायो अवेलेबिलिटी है। अब मुझे बताओ, मैंने 100 मिलीग्राम टैबलेट ली थी, इसमें 70 मिलीग्राम ब्लड तक पहुंच गई। सो इसका मतलब क्या हुआ? बायो अवेलेबिलिटी कितनी हुई? 70% हुई। कितनी हुई? 70% हुई। उस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कितनी हुई? 70% हुई। अगर मैंने कोई ड्रग ली 100 मिलीग्राम और इस 100 मिलीग्राम में से मैंने ऑरली उसको दी, जब मैंने देखा तो उसके ब्लड के अंदर लेट्स बस 100 मिलीग्राम में से 90 मिलीग्राम पहुंच गई। सो बायो अवेलेबिलिटी कितनी हुई? 90% हुई। ओके डियर स्टूडेंट, अब मुझे ये बताएं, अगर कोई शख्स है और उसको मैं आईवी इंट्रावीनसली किसी भी ड्रग को क्या कर रहा हूँ, उसकी बॉडी में एडमिनिस्टर करवा रहा हूँ, इंट्रावीनसली डायरेक्टली क्या करूँ, ब्लड के अंदर इंजेक्ट कर रहा होता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो सारी की सारी ड्रग कहाँ जा रही है? ब्लड में जा रही है। सो इन केस ऑफ आईवी बायो अवेलेबिलिटी कितनी होगी? 100% होगी। आईवी के केस में बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है? 100% केस होती है, जबकि इंट्रामस्कुलर में ऑलमोस्ट 70 to 90% होती है। एज डिफरेंट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से बायो अवेलेबिलिटी चेंज होती रहती है। जिस तरह अगर मैं बात करूं ऑरली, अगर किसी टैबलेट को मैं ऑरली लूंगा तो इस केस में बायो अवेलेबिलिटी कितनी है, मतलब कितने चांसेस है कि ड्रग हमारे ब्लड तक पहुंच पाएगी? सो ये होता है 5 से लेके लेस देन 100%। Orally, in case of oral administration 100% बायो अवेलेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। अभी तक हमने जितने भी क्लिनिकल ट्रायल्स किए, अभी तक हमने जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए, तो हमने ये देखा कि इन केस ऑफ ओरल 100% बायो अवेलेबिलिटी किसी भी ड्रग ने नहीं दी। ओके डियर स्टूडेंट, आगे इसको मैं डिस्कस करता हूँ कि कौन से रूट से कितनी हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी होगी। फिलहाल हम कुछ मेन चीजें डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा जी, बायो अवेलेबिलिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एफ से। ओके डियर स्टूडेंट, एफ को नहीं भूलना, ठीक है। बायो अवेलेबिलिटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से। सो बायो अवेलेबिलिटी डिपेंड अपॉन, बायो अवेलेबिलिटी किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है? द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन इन द जीआई ट्रैक्ट। एक्सटेंट बोलते हैं हद तक,
मतलब कितने हद तक एब्जॉर्प्शन हुई है किस चीज से, जीआई ट्रैक से। जीआई मतलब गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक, ठीक है। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक से कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग जो थी वो कितनी अमाउंट जो थी वो हमारे ब्लड के अंदर क्या हुई है, एब्जॉर्ब हुई है। तो पहली बात क्या, अगर हमारे जीआई ट्रैक से, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन से, हमारे स्टोमिक से अगर एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी, ज्यादा से ज्यादा ब्लड अगर एब्जॉर्ब होगी तो इसका मतलब क्या होगा, बायोअवेलेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। लेकिन अगर एब्जॉर्प्शन कम हो रही है इसका मतलब क्या होगा कि बायोअवेलेबिलिटी क्या होगी, कम हो जाएगी। तो पहली बात क्या हुई कि बायोअवेलेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, हमारे जीआई ट्रैक से एब्जॉर्प्शन कितनी हो रही है। दूसरी बात क्या है, एस्केप फ्रॉम फर्स्ट पास एलिमिनेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा डियर स्टूडेंट, व्हाट इज एब्जॉर्प्शन। हाँ प्यारे बच्चों, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं ड्रग का हमारे ब्लड तक अनचेंज फॉर्म में पहुंच जाने को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। किसी भी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से ड्रग जब हमारे ब्लड तक, सर्कुलेटरी सिस्टम तक पहुंचती है अनचेंज फॉर्म में, इसको हम क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है जी। जिस तरह मिसाल के तौर पर मैंने कोई टैबलेट ली ऑरली, हो जाएगी स्टोमिक में, स्टोमिक से भी थोड़ी बहुत एब्जॉर्प्शन हो जाती है। कौन सी ड्रग्स की स्टोमिक से एब्जॉर्प्शन होती है, हाँ प्यारे बच्चों, जो हमारे पास एसिडिक ड्रग्स होते हैं उनकी एब्जॉर्प्शन कहाँ से होती है, स्टोमिक से होती है। क्यों, रीजन आप बताएंगे कमेंट्स में, ठीक है। इसके अलावा सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ से होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से होती है। ऑलरेडी मैं बहुत डिटेल में एब्जॉर्प्शन को डिस्कस कर चुका हूँ, सो हमारा टॉपिक यहाँ का नहीं है। एस्केप फ्रॉम फर्स्ट पास एलिमिनेशन, अच्छा जी, वो ड्रग अब बायोअवेलेबिलिटी कितनी ज्यादा है कम है, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, फर्स्ट पास एलिमिनेशन के ऊपर डिपेंड। अब फर्स्ट पास एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ, फर्स्ट पास एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि जब हम ऑरली किसी भी ड्रग को लेते हैं तो वो जाती है हमारे स्टोमिक में, स्टोमिक से जाती है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन से क्या होना है, एब्जॉर्प्शन होना है। एब्जॉर्प्शन कहाँ से होना है, स्मॉल इंटेस्टाइन से होना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, आपको मैं ये थोड़ा सा लिख के समझा देता हूँ, ज्यादा अच्छी समझ में आ जाएगी, क्योंकि लिखने से चीजें ज्यादा क्लियर हो जाती है ना, ऐसे ही है ना, तभी हम नहीं लिख रहे होते हैं। जिस तरह मिसाल के तौर पे सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ से होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन से। इसके अलावा कहाँ कहाँ से होती है, मैं जीआई ट्रैक की बात कर रहा हूँ, स्टोमिक से भी होती है, इसके अलावा लार्ज इंटेस्टाइन से भी थोड़ी बहुत होती है। अब देखो ये वो तीन एरियाज हैं जहाँ से एब्जॉर्प्शन होनी है। ठीक है, अब मैंने कोई भी ड्रग ऑरली ली, पहले मैं आपसे केस 1 डिस्कस करता हूँ कि अगर कोई पेशेंट है और उसको डायरिया हुआ है, डायरिया जिसमें हमारे जीआई की मूवमेंट क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा हो जाती है। जब जीआई की मूवमेंट ज़्यादा होगी तो इसका मतलब क्या होगा कि जो चीज़ भी हम खाएंगे वो वाटरी फॉर्म में हमारी बॉडी से क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि इन केस ऑफ डायरिया हमारे जीआई की मोटिलिटी ज़्यादा है। जब जीआई की मोटिलिटी ज़्यादा है इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे एब्जॉर्प्शन इतनी जल्दी नहीं हो सकती। जब जीआई की मोटिलिटी ज़्यादा है तो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन क्या होगी, कम होगी। एब्जॉर्प्शन वहाँ पे क्या होगी, कम होगी, और वो ड्रग हमारी बॉडी से क्या हो रही है, एलिमिनेट हो रही है। तो इस केस में बायोअवेलेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। पहली बात समझ में आई कि जब हमारे पास जीआई की मोटिलिटी ज्यादा होगी, मोटिलिटी बोलते हैं जीआई की मूवमेंट को, जब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन ये मूवमेंट करते हैं, अगर इनकी मूवमेंट बहुत ज्यादा हो जाए तो इन केस उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, डायरिया बोलते हैं। सो डायरिया के केस में ड्रग की एब्जॉर्प्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा मेटाबॉलिज्म, ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं बहुत डिटेल से डिस्कस कर चुका हूँ। मेटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं, ड्रग का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाना, ड्रग का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो जाना, चेंज हो जाना। जिस तरह ये काम सबसे ज्यादा कहाँ हो रहा था, लिवर में हो रहा होता है। जिस तरह आप देखो मॉर्फिन मैंने दी थी, मॉर्फिन किस, कोडीन दी थी, कोडीन किस में कन्वर्ट होगी, मॉर्फिन में। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। इसके अलावा एक्सक्रीशन इन बाइल। अच्छा अब देखो ये मैंने एक डायग्राम ड्रॉ की हुई है, यकीनन आप सोच रहे होंगे कि ये क्या भला है, तो मैं आपको ये समझा देता हूँ। ये पॉइंट यहाँ से, ये मैंने ड्रॉ की स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे नहीं होती है, खूबसूरत होती है, लेकिन ये कि यहाँ पे मैंने साथ में ब्लड कैपिलरी को ड्रा किया हुआ है, इसीलिए ये आपको थोड़ी अजीब सी दिखेगी। अब ये है स्मॉल इंटेस्टाइन, सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन कहाँ से हो रही है, स्मॉल इंटेस्टाइन से होनी है। आपको पता होगा स्मॉल इंटेस्टाइन कोई सिंगल तो नहीं है, स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे फोल्ड की फॉर्म में होती है ना। अब स्मॉल इंटेस्टाइन ऐसे फोल्ड की फॉर्म में होती है, इसका मतलब क्या हुआ कि एब्जॉर्प्शन सिर्फ यहाँ से तो नहीं होगी ना, ऑल ओवर द स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्प्शन होनी है, पूरी जगह से क्या होनी है, एब्जॉर्प्शन होनी है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के जितने भी हिस्से हैं, हर एक हिस्से के पास से एक ब्लड कैपिलरी गुजरी हुई है, हर एक हिस्से के पास से क्या गुजरी हुई है, एक ब्लड कैपिलरी गुजरी हुई है। अब जिस तरह मिसाल के तौर पर यहाँ से ये इस एरिया के साथ एक ब्लड कैपिलरी गुजरी हो, ये जाके आगे ज्वाइन हो रही है किसी एक बड़ी हमारी वीन के साथ, और उस वीन का नाम क्या है, सुपीरियर मेसेंटेरिक वीन, सुपीरियर मेसेंटेरिक वीन। और ये जो वीन है ना, ये सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन से ही नहीं,
ये स्टोमिक से भी और लार्ज इंटेस्टाइन से भी क्या कर रही है, ड्रग को या फूड को अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर रही होती है। सो सबसे पहले हमारे पास जो भी ड्रग होगी वो स्मॉल इंटेस्टाइन से या स्टोमिक से या लार्ज इंटेस्टाइन से कहाँ आएंगी, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, ठीक है, सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन सबसे पहले यहाँ आई। अब यही सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन आगे जाके ज्वाइन होती है हेपेटिक पोर्टल वेन के साथ। किसके साथ, हेपेटिक पोर्टल वेन, नाम सुना होगा, हेपेटिक, हेपा मीन लिवर। अच्छा जी, ये हेपेटिक पोर्टल वेन क्या कर रही होती है, इस सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन से जितनी भी अमाउंट इसने एब्जॉर्ब की है उसको लेके कहाँ जा रही होती है, लिवर के पास जा रही होती है। तो ये देखें, ये मैंने जो रेड में ड्रॉ की हुई है, दिस वन इज सुपीरियर मेसेंटेरिक वेन, और ये आगे जाके कहाँ पे ओपन हो रही है, पोर्टल वेन के साथ। जिस तरह ये लेट्स सपोज स्टोमिक से आ गई, ये लार्ज इंटेस्टाइन से आ गई, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से, ये तीनों कंबाइन होकर इन्होंने क्या बना दिया, हेपेटिक पोर्टल वेन बना दिया। हेपेटिक पोर्टल वेन किसके पास जा रहा होता है, लिवर के पास जा रहा होता है, और लिवर के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट हैं जिन्होंने क्या करना है, इस ड्रग को तोड़ना है। लिवर के अंदर 3 फेज रिएक्शन होते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3, जिसमें हमारे पास ड्रग एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो रही थी, चेंज हो रही थी। एक तो ड्रग का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हो जाना, और ये स्टूडेंट आप ये भी जानते होंगे कि लिवर क्या सीक्रेट करता है, बाइल सीक्रेट करता है, और कोई ड्रग जो होती है ना वो बाइल के साथ लार्ज इंटेस्टाइन से हमारी बॉडी से क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। सो हमारे फर्स्ट पास एलिमिनेशन बायो अवेलेबिलिटी को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है। वो ड्रग जो फर्स्ट पास एलिमिनेशन से गुजर गई, आई मीन सेफली वो फर्स्ट पास एलिमिनेशन से ज्यादा गुजर गई, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब लिवर हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए लिवर में, अब लिवर से जो अमाउंट जाएगी ब्लड में, हम उसी को मेजर करेंगे। बायो अवेलेबिलिटी दरअसल हमारे पास क्या है, जो ब्लड में हमें चाहिए ना, अब वो ड्रग जो लिवर से बच के डायरेक्ट ब्लड में आ गई, अब वो केस जिसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कम होगा, सो वहां पे बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, और वो केस जिसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, सो वहां पे बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। डिटर्मिनेशन ऑफ बायो अवेलेबिलिटी, हम बायो अवेलेबिलिटी को कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। बायो अवेलेबिलिटी डिटरमाइंड बाय कंपेयरिंग प्लाज्मा लेवल ऑफ ए ड्रग आफ्टर ए पार्टिकुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि हमारे पास ऑरली होगा, विद लेवल अचीव बाय आईवी एडमिनिस्ट्रेशन। बायो अवेलेबिलिटी को हम कैसे फाइंड करते हैं, कैसे इसको डिटरमाइन करते हैं, कैसे उसका पता लगाते हैं, बाय कंपेयरिंग। क्या करते हैं हम इसमें, कंपेयर करते हैं, किस चीज को, प्लाज्मा लेवल को, ब्लड के प्लाज्मा को, उसके अंदर हम देख रहे होते हैं, ड्रग को देख रहे होते हैं, कब, आफ्टर अ पार्टिकुलर रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की, जब हम ड्रग को किसी भी पार्टिकुलर रूट से देते हैं, जो कि हमारे पास ऑरली है। ज्यादातर केस के अंदर हम ऑरली में ही बायो अवेलेबिलिटी को चेक कर रहे होते हैं, विद लेवल अचीव बाय आईवी एडमिनिस्ट्रेशन। कहने का मतलब ये है कि पहले हम क्या करेंगे, मैंने किसी भी पेशेंट को आईवी कोई भी ड्रग दे दी, ठीक है, जब मैं आईवी दूंगा, आईवी के केस में क्या होना है, सारी की सारी ड्रग ने क्या हो जाना है, एब्जॉर्ब हो जाना है, सारी की सारी ड्रग ने कहाँ जाना है, ब्लड में चले जाना है। सो आईवी के केस में हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी, 100% होगी। आईवी के केस में हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी क्या है, 100% है। अब आईवी के केस में मेरे पास कितनी है, 100% है। अब मैं उसी ड्रग को किसी को ऑरली दे रहा हूँ, और ऑरली मैंने ये देखा कि वो ड्रग गई, कुछ अमाउंट जो थी वो हमारे जीआई के अंदर क्या होगी, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो गई, कुछ बाइल के साथ निकल गई, ऑलमोस्ट 100 में से 70 मिलीग्राम क्या होगी, एब्जॉर्ब हो गई। तो अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को कंपेयर करना है। जब मैंने आईवी दी उसको और जो मैंने ऑरली दी, इन दोनों को मैं क्या करूंगा, कंपेयर करूंगा। इससे जो मेरे पास रिजल्ट आएगा वो क्या कहलाएगी, बायो अवेलेबिलिटी कहलाएगी। जैसे मिसाल के तौर पे का फार्मूला क्या होता है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेड थ्रू एनी रूट डिवाइड बाय ड्रग एडमिनिस्ट्रेड थ्रू आईवी रूट, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये मैंने आपके सामने ग्राफ बनाया हुआ है, अब इस ग्राफ को हम समझते हैं। ये मेरे पास, मैंने इसमें वाई एक्सिस के ऊपर ली हुई है प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन, वाई एक्सिस के ऊपर मैंने लिखी प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन कि हमारे ब्लड के अंदर ड्रग की कितनी अमाउंट पहुंची है, ठीक है, 0%, 25, 50, 100, ठीक है। और मैंने वाई एक्स एक्सिस के ऊपर क्या लिया हुआ है, टाइम लिया हुआ है, ठीक है। जैसे ही मैं कोई ड्रग आईवी दूंगा, जैसे ही मैं उसको इंजेक्ट करूंगा, सो आईवी के केस में 100% ड्रग क्या होगी, हमारे ब्लड के अंदर जाएगी। सो ड्रग गिवन आईवी इज 100% एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड,
IV के केस में हमारे पास 100% क्या होगी, एब्जॉर्प्शन होगी। सो IV के नीचे एरिया कितना आ रहा है, ये सारा एरिया किसका आ रहा है, IV का आ रहा है। अब जैसे वक्त के साथ साथ ड्रग हमारी बॉडी से किडनी के पास जाएगी, किडनी से फिल्टर होते 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 शुरू में 100% थी, आहिस्ता आहिस्ता कम होते 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 एट एंड हमारी बॉडी से ड्रग क्या हो जाती है, निकल जाती है। लेकिन जब मैं ड्रग को दूंगा ओरली, जब मैं ड्रग को क्या दूंगा, ओरली दूंगा, ओरली सबसे पहले तो हमारे पास माउथ के अंदर, माउथ से फिर जाएगी स्टोमिक में, स्टोमिक में डाइजेशन होगी, डाइजेशन के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन का डाइजेशन होगी, कुछ अमाउंट क्या हो जाएगी, लिवर के पास चली जाएगी और कुछ अमाउंट हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगी ही नहीं, तो वो हमारी बॉडी से क्या हो जाएगी, एलिमिनेट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम किसी भी ड्रग को ऑरली देते हैं, ऑरली के केस में हमारे पास 100% एब्जॉर्प्शन नहीं होती, 30% होगी, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 99 तक हो सकती है, 100% पॉसिबल नहीं है। सो लेट्स सपोज मैंने ड्रग ऑरली दी, मैंने ये देखा कि उसमें से 40% क्या हो गई, एब्जॉर्ब हो गई, 40% क्या होगी, एब्जॉर्ब हो गई। फार्मूला क्या था, ड्रग गिवन थ्रू एनी रूट डिवाइड बाय ड्रग गिवन IV। सो जब मैंने ओरली दी तो हमारे पास कितनी मिलीग्राम एब्जॉर्ब हुई, 40, जबकि मैंने IV दी, IV में कितनी एब्जॉर्ब हुई, 100। तो आंसर मेरे पास कितना आ जाएगा, अगर मैं परसेंटेज फाइंड करूंगा तो मेरे पास आंसर कितना आ जाएगा, 40% आ जाएगा। अब इस 40% का मतलब क्या हुआ, इस ड्रग की बायो अवेलेबिलिटी कितनी है, 40% है। जब इसको मैं किस रूट से दूंगा, ओरली दूंगा। अब अगर इसके नीचे देखा जाए तो इसके नीचे एरिया सिर्फ इतना ही आ रहा है, जबकि इसके नीचे देखा जाए तो इसके नीचे एरिया क्या है, ज्यादा आ रहा है। डियर स्टूडेंट, अभी मैं इसी को आपको समझा देता हूं एक फार्मूले के जरिए। स्पेसिफिक फार्मूला क्या है कि जिससे हम बायो अवेलेबिलिटी को फाइंड कर रहे होते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे फार्मूला फॉर बायो अवेलेबिलिटी। बायो अवेलेबिलिटी के लिए एग्जैक्ट फार्मूला क्या है, वो फार्मूला जो कि हमारे ऑफिशियल बुक्स सच एज कैटजंग, सच एज रंग एंड डेल, सच एज गुडमैन एंड गिल्समैन, इन बुक्स के अंदर ये मेंशन है। ठीक है, फार्मूला क्या है, F इज इक्वल टू स्मॉल f मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ER। अब F किसको बोलते हैं, बायो अवेलेबिलिटी को बोलते हैं, जबकि हमारे पास स्मॉल f कहते हैं फ्रैक्शन एब्जॉर्ब को, कितनी अमाउंट ऑफ ब्लड, कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, और 1 माइनस ER, जबकि ER कहते हैं एक्सट्रैक्शन रेशो को। ER स्टैंड फॉर एक्सट्रैक्शन रेशो। एक्सट्रैक्शन रेशो का मतलब क्या है, ऑलरेडी मैं आपसे डिस्कस कर चुका कि जब हमारे पास ड्रग स्टोमिक में जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, लार्ज इंटेस्टाइन में जाती है, इसके बाद ड्रग के साथ क्या होना है, ड्रग ने वहां से हेपेटिक पोर्टल वीन के जरिए लिवर तक जाना है। वो जो अमाउंट एब्जॉर्ब हुई है ब्लड के अंदर, उसने सबसे पहले कहाँ जाना है, लिवर के पास जाना है। और लिवर ने क्या करना है, लिवर के अंदर मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस होता है। सो सारी की सारी अमाउंट जो होती है लिवर से ब्लड के अंदर नहीं जाती, मेटाबॉलिज्म के अंदर थोड़ी बहुत अमाउंट जो होती है वो हमारे पास एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। सो लिवर ने क्या कर देना है, फिल्टर कर देना है उस ड्रग को, कंप्लीट ड्रग जो होती है हमारे पास मेटाबॉलिज्म से बचकर नहीं जा रही होती, थोड़ी बहुत अमाउंट जो होती है वो हमारे पास चेंज हो जाती है। सो एक्सट्रैक्शन रेशियो का मतलब क्या हुआ कि कुछ अमाउंट ऑफ ड्रग जो कि वो हमारे पास लिवर क्या कर देगा, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है, अब अगर 1 माइनस ER कंप्लीटली बात की जाए, सो फ्रैक्शन डेड स्केप फ्रॉम फर्स्ट पास एलिमिनेशन। समझो टोटल था हमारे पास 1, टोटल हमारे पास लेट्स सपोज ड्रग थी 1, उसमें से कुछ ड्रग जो थी वो एक्सट्रैक्शन रेशियो से क्या होगी, हमारी बॉडी से एलिमिनेट हो गई। सो 1 माइनस ER इज इक्वल टू टोटल। अब जो हमारे पास बची है वो इन दोनों से जो बचेगी वो हमारे पास क्या होगी, टोटल अमाउंट होगी। अच्छा जी, मैं आपके सामने एक एग्जांपल करता हूँ। लेट्स सपोज मॉर्फिन है। ठीक है, मॉर्फिन क्या होती है, मॉर्फिन हमारे पास एक ड्रग है, ये ओपियोइड है। ये क्या है, ओपियोइड है। इसको हम हासिल करते हैं ओपियम पॉपी प्लांट से, पेपर सोमनिफेरम प्लांट से हमसे इसको हासिल कर रहे होते हैं। ये एनाल्जेसिक है, पेन को रिलीफ कराती है। ठीक है, इसके अलावा यूफोरिया भी कॉज करती है। मॉर्फिन जो है, इसके लिए अगर फ्रैक्शन एब्जॉर्ब की बात की जाए तो F हमेशा हमारे पास 1 ही होता है। अगर एक्सट्रैक्शन रेशो की बात की जाए कि मतलब कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग जो होती है वो हमारे पास, मॉर्फिन की जो हमारे पास अमाउंट होगी वो हमारे ब्लड से निकल जाएगी, F की वैल्यू हमारे पास है 1। फार्मूले के अंदर पुट करो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस ER। 1 ER कितना है हमारे पास, 0.67। तो जब हम इसको 1 माइनस 0.67 कर लो, कितना आता है हमारे पास आंसर, आंसर हमारे पास आएगा 33। और 1 मल्टीप्लाई बाय 33 कर लो तो हमारे पास 0.33 आंसर आ जाता है। सो इसका मतलब क्या हुआ, मॉर्फिन की हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी कितनी है, 33% है। 33% ऑफ मॉर्फिन इज एब्जॉर्ब्ड इनटू द ब्लड। ओके डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे कि कौन से रूट से कितनी बायो अवेलेबिलिटी होगी। ये आप सबके लिए याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। बहुत एक इंटरेस्टिंग सा चार्ट है, इजी सा है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हम इसको कर लें, उसके बाद हम फैक्टर की तरफ जाएंगे।
डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे बायो अवेलेबिलिटी बाय रूट। ठीक है, आई होप कि आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया था। सो अगर बात की जाए रूट की, रूट का मतलब क्या कि कौन से रास्ते से हम ड्रग को अपने बॉडी के अंदर लेके जाएंगे, ब्लड तक पहुंचाएंगे। सो हमारे पास ये डिफरेंट रूट होते हैं। आई मतलब इंट्रावीनस, IM इंट्रामस्कुलर, SC सबक्यूटेनियस, ओरल, रेक्टल, इनहेलेशन, ट्रांसडर्मल। IV डायरेक्टली जब हम वीन के अंदर क्या कर रहे होते हैं, इंजेक्ट कर रहे होते हैं। IM मसल के अंदर लगा रहे होते हैं। सबक्यूटेनियस स्किन के अंदर, स्किन की जो सबक्यूटेनियस लेयर है इसके अंदर लगा रहे होते हैं। इसके अलावा ओरल बाय माउथ, रेक्टल और इनहेलेशन जब हम सांस के जरिए ले रहे होते हैं। ट्रांसडर्मल ये कुछ स्पेसिफिक पेजेस है जिसको हम स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। सो हमारे पास IV के केस में बायो अवेलेबिलिटी 100% होती है। अच्छा, ये परसेंटेज में, अच्छा मैं सबके साथ परसेंट नहीं लिख पाता, मैंने इसलिए सब परसेंटेज लिख दिया। ठीक है, IV के केस में बायो अवेलेबिलिटी क्या है, 100% है। और यहाँ पे इफेक्ट हमें बहुत जल्दी मिलता है, मिनटों के अंदर, सेकंडों के अंदर हमें इफेक्ट मिल रहा होता है। जिस तरह मिसाल के तौर पर फेंटानाइल, दर्द के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, इंजेक्शन लगा रहे होते हैं। इंजेक्शन लगाया, 1 मिनट के अंदर अंदर दर्द क्या हो गया, गायब हो गया। दर्द दिल की बात नहीं कर रहा है। इसके अलावा IM मतलब इंट्रामस्कुलर, इंट्रामस्कुलर जो होता है इसमें हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी 75 टू लेके 100% होती है। इंट्रामस्कुलर मसल के अंदर इंजेक्ट करना, लार्ज वॉल्यूम पॉसिबल, ज्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग जो होती है हमारे पास पॉसिबल है कि हम क्या कर ले, मसल में इंजेक्ट कर लें, लेकिन ये पेनफुल होता है, इसमें हमें दर्द होता है। ठीक है, इसके अलावा सबक्यूटेनियस, स्किन की हमारे पास जो लेयर नहीं होती है उसके सबक्यूटेनियस फैटी लेयर उसे वहां पे लगा रहे होते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास 75 टू लेके 100% बायो अवेलेबिलिटी है। ठीक है, स्मॉलर वॉल्यूम सबक्यूटेनियस के अंदर आप ज्यादा ड्रग को नहीं ले जा सकते, थोड़ी सी ड्रग हम इंजेक्ट कर रहे होते हैं। ये भी क्या होता है, पेनफुल होता है। इसके अलावा ओरल में 5 से लेके लेस देन 100, ओरल के अंदर कभी भी 100% पॉसिबल नहीं होगा, 100 से हमेशा लेस देन होगा। ये कन्वीनियंट रास्ता है, कन्वीनियंट मतलब आसान सा, सस्ता सा, इसके अंदर किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। सिग्निफिकेंट फर्स्ट पास, लेकिन मसला क्या है, यहाँ पे फर्स्ट पास इफेक्ट है। हमारे GI ट्रैक्ट के अंदर आधे से ज्यादा ड्रग क्या हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ठीक है, इसके अलावा रेक्टल 30 से लेके लेस देन 100%, इसमें लेस फर्स्ट पास देन ओरल। ठीक है, क्योंकि ड्रग का वास्ता किससे पड़ रहा है, लार्ज इंटेस्टाइन से पड़ रहा है, और लार्ज इंटेस्टाइन से डायरेक्टली क्या होना है, एब्जॉर्प्शन होना है। इसके अलावा इनहेलेशन 5 से लेके लेस देन 100%, इसमें रैपिड ऑनसेट है। जैसे ही हमने सांस के जरिए ड्रग को लिया, सांस के जरिए ड्रग कहाँ गई, लंग्स में गई, लंग्स से उसने क्या हो जाना है, ब्लड के अंदर शामिल हो जाना है। इसमें हमें इफेक्ट जल्दी मिल रहा होता है। बेहोशी के लिए हम क्या कर रहे होते हैं, ज्यादा इस रास्ते को भी इख्तियार कर रहे होते हैं। इसके अलावा ट्रांसडर्मल हमारे पास ये मॉडर्न ड्रग डिलीवरी सिस्टम है जिसमें हमारे पास कुछ स्पेसिफिक पेच हैं। पेच समझते हो ना, ऐसे हमारे पास पेच होते हैं, उसके अंदर हमने ड्रग को रखा होता है, उसको हम स्किन के ऊपर अप्लाई कर रहे होते हैं। अब आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी ड्रग इससे एब्जॉर्ब होगी, स्किन के अंदर जाएगी, वहाँ से ब्लड में चली जाएगी। सो यहाँ पे 80 to 100% हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी होती है। ये स्लो है, आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब होती है, लॉन्ग लास्टिंग है। जब ड्रग आहिस्ता आहिस्ता एब्जॉर्ब हो रही है तो इफेक्ट भी हमें ज़्यादा देर तक मिल रहा होता है, और इसके अंदर कोई फर्स्ट पास इफेक्ट नहीं है। सो डियर स्टूडेंट, ये थे हमारे पास डिफरेंट रूट से बायो अवेलेबिलिटी। अभी हम डिस्कस करेंगे कि वो कौन से फैक्टर हैं जो बायो अवेलेबिलिटी को चेंज कर रहे होते हैं। डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो बायो अवेलेबिलिटी को अफेक्ट कर रहे होते हैं। पहला हमारे पास आ जाता है, अच्छा पहले तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ऑरली एडमिनिस्ट्रेड ड्रग्स हैव ऑफन रिड्यूस बायो अवेलेबिलिटी ड्यू टू वेरियस फैक्टर, कि वो ड्रग जिसको हम ऑरली लेंगे, बहुत सारे ऐसे फैक्टर है कि जो उसकी बायो अवेलेबिलिटी को कम कर रहे होते हैं, इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो पहला फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म। फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हुआ कि ड्रग हम लेंगे, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगी, लिवर में जाएगी, और लिवर के अंदर एंजाइम क्या करेंगे, उस ड्रग को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर चेंज कर रहे होते हैं। सो उस ड्रग की फॉर्म चेंज होगी ना, जब ड्रग की फॉर्म चेंज होगी, मैंने क्या कहा था, द अमाउंट ऑफ ड्रग विच इज एब्जॉर्ब इनटू द ब्लड अनचेंज फॉर्म, तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी, कम होगी। जिस तरह मिसाल के तौर पे नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन हमारे पास एंटी इंजाइनल ड्रग है। एंटी इंजाइना, अगर किसी को इंजाइना हो, इंजाइना किसको बोलते हैं, सीने में दर्द नहीं हो रहा होता, आपने देखा होगा दिल के मरीजों को सीने में दर्द हो रहा होता है, वो इंजाइना होता है। अब ये दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि हमारे पास दिल के पास की जो आर्टरी होती है, जो दिल को खून पहुंचा रही होती है, वो क्या हो गई थी, ब्लॉक्ड हो गई होती है, जिसकी वजह से जब ब्लड कम आएगा, ऑक्सीजन कम आएगा, ग्लूकोज कम आएगा, तो हार्ट के मसल में स्ट्रेंस होते हैं, एज रिजल्ट हमें पेन हो रहा है। बहरहाल वो इंजाइना में डिस्कस करेंगे। सो एंटी इंजाइनल ड्रग का नाम क्या था, नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि क्या कर रहा है, हमारे इंजाइना को ठीक कर रहा है।
ये ड्रग जो होती है ना, अगर इसको हम ऑरली लें तो 90% जो होता है ना वो फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के जरिए बॉडी से क्लियर हो जाता है। सो पीछे 10% रह गया। अब 10% से हमें कोई इतना खास इफेक्ट नहीं मिल रहा होता। सो हमने क्या करना है, इसी नाइट्रोग्लिसरीन को सब लिंगुअली लेना है, तो बांध के नीचे रखना है, ठीक है। या उसको हम ट्रांसडर्मली स्किन के ऊपर पेस्ट की फॉर्म में क्या कर रहे होते हैं, अप्लाई कर रहे होते हैं। सो पहला फैक्टर क्या गया, फर्स्ट पास हेपेटिक मेटाबॉलिज्म, जो कि क्या कर रहा होता है, ड्रग को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज कर रहा होता है। इसके अलावा सोलबिलिटी ऑफ ड्रग, ये तो बहुत कॉमन सी बात है, वो ड्रग जो बहुत ज्यादा हाइड्रोफिलिक होंगी। हाइड्रोफिलिक मीन वाटर लविंग। जब वो वाटर लविंग होगी तो हमारी सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि हमारा सेल मेम्ब्रेन इज लिपिड इन नेचर। इसके अलावा वो ड्रग जो बहुत ज्यादा लाइपोफिलिक होंगी, जब वो लाइपोफिलिक है तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी जो हमारे पास मतलब हमारी बॉडी के ज्यादातर फ्लूइड किससे बना, वाटर से बना हुआ है। सो लाइपोफिलिक ड्रग्स अगर बहुत ज्यादा लाइपोफिलिक हुई तो वो हमारे बॉडी के फ्लूइड के अंदर डिसॉल्व नहीं हो पाएगी। सो कौन सी ड्रग एब्जॉर्ब होगी, कौन सी हमारे पास सॉल्युबल होगी, वो ड्रग जो कि ना ज्यादा हाइड्रोफिलिक हो और ना ज्यादा लाइपोफिलिक हो, मतलब उसके अंदर दोनों कैरेक्टर हो, वो लाइपोफिलिक भी हो और साथ में थोड़ी बहुत हाइड्रोफिलिक भी होनी चाहिए। इसके अलावा केमिकल इंस्टेबिलिटी, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है। डियर स्टूडेंट, आपको एक बात बताता चलूं। डियर स्टूडेंट, अभी रात के 12 बज चुके हैं और आज 14 अगस्त 2025 है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ पाकिस्तान की 78वें सालगिरह पर। डियर स्टूडेंट, मैं आप सबको एक मैसेज भी कन्वे करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक स्टूडेंट हूँ। हम सबका मंजिल एक है। मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर अमन हो, पाकिस्तान के अंदर से फसादात, पाकिस्तान के अंदर बोगस, ये लोगों की दुश्मनियाँ, जितने भी मसाइल हैं सारे क्या हो जाए, हल हो जाए। सो इस कोशिश के लिए मैं चाहता हूँ कि इस पाकिस्तान के अंदर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के कवानीन लागू हों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के मुताबिक लोग यहाँ पे ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। मैं चाहता हूँ कि यहाँ अमन हो। मैं तो कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आई रिक्वेस्ट टू यू कि आप भी क्या करें, साथ में कोशिश करें। सो एक बार वंस अगेन आपको पाकिस्तान का 78वां सालगिरह मुबारक हो। तो डियर स्टूडेंट, विदाउट टाइम वेस्टिंग, केमिकल इंस्टेबिलिटी। केमिकल इंस्टेबिलिटी का मतलब क्या है, कोई ड्रग है जो कि हमारे बॉडी के अंदर, अब मैं ओरली ड्रग लूंगा, कहाँ जाएगी, स्टोमिक में जाएगी। स्टोमिक के अंदर क्या है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो तेजाब है, इस एसिड ने क्या कर देना है, कोई ड्रग को डिग्रेड कर देना। जिस तरह मिसाल के तौर पे पेनिसिलिन जी है, इंसुलिन है, अगर ओरली लूंगा तो जाके स्टोमिक के अंदर डिग्रेड हो जाएंगे। डिग्रेड का मतलब क्या हो जाना, टूट जाना, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर तब्दील हो जाना। सो उसका हमें कोई इफेक्ट नहीं मिलेगा। सो हमने क्या करना है, इन ड्रग को ओरली नहीं लेना। इसके अलावा नेचर ऑफ ड्रग फार्मुलेशन, इसके ऊपर मैं पीछे प्रीवियस जो हमारे पास एब्जॉर्प्शन था उसके अंदर मैं बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। नेचर ऑफ ड्रग फार्मुलेशन ये भी बहुत मैटर करता है। जिस तरह मिसाल के तौर पे ड्रग का साइज, मैं कहता हूँ पार्टिकल साइज, वो ड्रग जिनका साइज बहुत छोटा होगा, तो वो इजीली एब्जॉर्ब हो पाएंगे। जब एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी तो एज अ रिजल्ट उनकी बायोअवेलेबिलिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी। या इसके अलावा आपने उस ड्रग को किन एक्सिपिएंट के साथ मिलाया हुआ है। एक्सिपिएंट क्या होते हैं, एक होता है एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, साथ में हमने क्या किया, जिस तरह मिसाल के तौर पे एक पेनाडोल है, पेनाडोल के अंदर एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट क्या है, पैरास्टामोल है। लेट्स सपोज ये है पैरास्टामोल, ठीक है। मैंने क्या करना है, इस पैरास्टामोल को कुछ स्पेसिफिक बाइंडर क्या होता है जो इस पैरास्टामोल को आपस में जोड़ के रखेगा, मतलब उसकी फार्मूलेशन हम किसी स्पेसिफिक डोजेज फॉर्म में कर रहे होते हैं। सो उसके अंदर जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे होते हैं, सो ये जो हमारे पास बायोअवेलेबिलिटी होती है ये इन चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती है। सो डियर स्टूडेंट, यही तक था बायोअवेलेबिलिटी। अभी मैं इन शॉर्ट बायो इक्विवेलेंस को डिस्कस कर लेता हूँ और आफ्टर दैट हम लेक्चर को वाइंड अप कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करते हैं बायो इक्विवेलेंस को, ठीक है। बायो इक्विवेलेंस किसको बोलते हैं, द एब्सेंस ऑफ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ द एक्टिव इंग्रेडिएंट व्हेन टू फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट आर एडमिनिस्ट्रेड एट द सेम डोज एट सेम कंडीशन। सिंपल सी बात है कि जब आपके पास दो फार्मास्यूटिकल सेम प्रोडक्ट्स हो, जिस तरह मिसाल के तो मैं आपसे कहता हूँ कि मेरे पास है 2 आइबुप्रोफेन, ठीक है, 2 टैबलेट्स हैं किसकी, आइबुप्रोफेन की, ठीक है। एक आ गई ये और एक आ गई ये। जब मैं इन दोनों को दे रहा हूँ, कहने का मतलब ये पहले मैंने इसको दिया, ठीक है, मैंने ये आइबुप्रोफेन दी और मैंने बायो अवेलेबिलिटी चेक की। लेट्स सपोज मैंने पहले ये दी, डोज सेम होनी चाहिए। अच्छा, मैं कहता हूँ ये 2 टैबलेट थी, मैं कहता हूँ ये 50 मिलीग्राम थी और ये भी क्या थी, 50 मिलीग्राम थी। पहले मैंने एक दी, बायोअवेलेबिलिटी देखा कि 90% है। लेट्स सपोज बायोअवेलेबिलिटी कितनी है, 90% है। अगर मैं दूसरी को दूं तो दूसरी के अंदर भी 90% ही आना चाहिए या इसके करीब आना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ड्रग क्या है, सेम है, अमाउंट क्या है, सेम है। अगर
इन दोनों की जो हमारे पास बायो अवेलेबिलिटी है, ये अगर इन दोनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा हुआ तो ये दोनों ड्रग आपस में बायो इक्विवेलेंट नहीं होंगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, द एब्सेंस ऑफ सिग्निफिकेंट डिफरेंस, इन दोनों के दरमियान कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं होना चाहिए। इन द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, इन दोनों की रेट में कितनी जल्दी एब्जॉर्ब हो रही हैं और किस हद तक एब्जॉर्ब हो रही हैं। The active ingredients when two pharmaceutical products are administered at the same dose at similar condition, कि जब आपके पास दो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हो, उनकी डोज भी सेम हो, आप सिमिलर कंडीशन के ऊपर बॉडी के अंदर एडमिनिस्टर कर रहे हो, तो उन दोनों की रेट में और एक्सटेंट में कोई इतना खास डिफरेंट नहीं आना चाहिए। रेट एंड एक्सटेंट कि कितनी जल्दी और किस हद तक वो ड्रग क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। सो इन दोनों के दरमियान कोई इतना खास डिफरेंस नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि आपने जो पहली ली, आपने एक ड्रग ली और ली, ठीक है, उसके अंदर आपके पास जो वैल्यूज आई सेम, उसी ब्रांड की, उसी जेनरिक नेम की सेम ड्रग आपने दूसरी ली, इन दोनों की जो वैल्यूज है ये आपस में सेम आनी चाहिए। अगर सेम आएंगी तो ये दोनों आपस में क्या होंगी, बायो इक्विवेलेंट होंगी। जिस तरह मिसाल के तौर पे बायो अवेलेबिलिटी के अंदर हम क्या चेक कर रहे थे कि कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे ब्लड तक पहुंची है, अनचेंज फॉर्म में कितनी अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे ब्लड तक पहुंचे, जबकि हमारे पास बायो इक्विवेलेंस क्या है, टू ड्रग हैव कंपेरेबल बायो इक्विवेलिटी विद इन एक्सेप्टेबल रेंज, के दो ड्रग हो, उन दोनों की ये जो बायो अवेलेबिलिटी है ये एक रेंज में होनी चाहिए। कहने का मतलब ये कि इन दोनों की बायो अवेलेबिलिटी के अंदर कोई इतना खास फर्क नहीं होना चाहिए। सो ये हमें कैसे पता चलेगा, सो द बायो इक्विवेलेंस रेंज कॉमनली एक्सेप्टेड बाय रेगुलेटरी एजेंसीज, जो हमारे रेगुलेटरी एजेंसीज हैं, जो हमारे इदारे हैं जो कि ड्रग की प्योरिटी, क्वालिटी, सब चीज़ों को चेक कर रहे होते हैं, इन्होंने हमें एक रेंज बताई हुई है। जिस तरह हमारे पास FDA है, फूड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये एक इदारा है जो कि ड्रग की सेफ्टी को, इन सब चीज़ों को देख रहा होता है, ठीक है। इन्होंने हमें एक रेंज बताई हुई है, कितनी, 80% टू 125%। इसका मतलब क्या हुआ कि दो ड्रग्स हैं वो कब बायोइक्विवेलेंट होंगे, जब उनका कॉन्फिडेंस इंटरवल की जो रेशो है, जिस तरह उनकी फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर है, जिस तरह हमारे पास एरिया अंडर कर्व हो गया, Cmax हो गया, हमारे पास इनकी कितनी मैक्सिमम कंसंट्रेशन हमारे ड्रग में ब्लड में पहुंचती है, इसके अलावा इनकी एब्जॉर्प्शन हो गई, इनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो गई, इनका मेटाबॉलिज्म हो गया, ये सारी की सारी वैल्यूज जो हैं ये दोनों आपस में मैच होनी चाहिए। ये इन तकरीबन इनको 90% आपस में मैच होना चाहिए। इनकी जो रेंज बताई हुई है ये कितनी, 90% तक इनको आपस में क्या होना चाहिए, मैच होना चाहिए। लेकिन जो हमें FDA ने बताई हुई 80% से लेकर 125% तक, मतलब इनकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है उनको आपस में तकरीबन 80% से लेकर 125% तक मैच होना चाहिए, तभी वो ड्रग्स आपस में क्या होंगी, बायो इक्विवेलेंट होंगी। तो डियर स्टूडेंट, यही तक था आज का लेक्चर। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाजत दें। अगर किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आई है या कोई भी सवाल पूछना हो तो वो कमेंट कर सकता है। अगर डियर स्टूडेंट, पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट।